गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो। 9th क्लास फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था भारत की स्थिति। अब इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखो आप, शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि वेरी शॉर्ट है वो शॉर्ट और लॉन्ग में से निकलते हैं तो आसानी से हो जाएंगे। आरंभ में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं या एक परिचय होता है लेसन का, वो आपको करवा दिया था। अगर आपने ठीक से अगर आप पढ़ोगे बुक से तो आसानी से आपको वेरी शॉर्ट है वो याद हो जाएंगे, क्योंकि आसान है। शॉर्ट में देखते हैं पहला कि भारत का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, फिर भी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम के विस्तार से अधिक है। अब ये तो हो गया भारत का उत्तर दक्षिण, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब इसकी लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 किलोमीटर। 3200 उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है, 2933 किलोमीटर। अब ये फ़र्क क्यों है, इसके कहने का मतलब है कि भारत का देशांतरी विस्तार, अक्षांश विस्तार क्या होता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई समांतर रेखाएं हैं वो अक्षांश कहलाती है। तो भारत कहाँ से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो लगभग ये है वो 30 डिग्री होता है। 37.6 में से 8.4 घटाते हैं तो 29 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसको हम अक्षांशीय विस्तार कितना है, 30 डिग्री। अब देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये तो हो गए अक्षांश, देशांतर रेखाएं होती है उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं होती है। अब भारत देशांतर के अनुसार कितना है, गुजरात से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ईस्ट आएगा। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो पहले तो ये बताया कि भारत की पश्चिम दिशा है, लेकिन फिर भी देशांतर पूर्व लिख रहे हैं, वो बात अलग है, क्योंकि एक किसी भी क्षेत्र की 4 दिशाएं होती है। तो पूर्वी देशांतर क्यों लिखा है, क्योंकि एक ग्रीनविच लाइन है इंग्लैंड की राजधानी लंदन के निकट से, वो लाइन वो 0 डिग्री देशांतर है, वो लाइन है वो 0 डिग्री देशांतर। उस लाइन के पूर्व में जितने भी देश है वो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत आते हैं, उस लाइन के पश्चिम में जितने भी देश है पश्चिमी देशांतर के अंतर्गत आते हैं। तो भारत है इस लाइन के पूर्व में है तो हम भारत को पूर्वी देशांतर बोलेंगे। हाँ, अपने भारत के हिसाब से 4 दिशाएं ठीक है, गुजरात है वो पश्चिम भाग में या अरब सागर है वो पश्चिम भाग में, लेकिन हम ये लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। लॉन्गिट्यूड इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और अक्षांश को लेट्यूड बोलते हैं। अब 68 इसमें 97.25 में से 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे तो लगभग देशांतरीय विस्तार कितना आएगा, देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री। अब देशांतरीय विस्तार भी 30 डिग्री है, अक्षांशीय विस्तार भी 30 डिग्री है, लेकिन लंबाई 3214 और चौड़ाई 2933, ये फर्क क्यों है, ये बात पूछिए इसने। अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार दोनों सेम है, फिर भी भारत की लंबाई और चौड़ाई में इतना अंतर है, क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि ये अंतर क्यों है, कारण क्या है इस अंतर का। सबसे पहले हम पृथ्वी का एक काल्पनिक चित्र बनाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, थोड़ी सी ध्रुवों पर दबी हुई है, इसके बीच से एक लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। अब इसी से समानांतर इस प्रकार की लाइनें हमें ग्लोब पर मिलती है पूर्व से पश्चिम दिशा में, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यहाँ तक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पूर्व से पश्चिम दिशा में समानांतर लाइनें होती है। इसी प्रकार दक्षिण में होती है इस प्रकार समानांतर लाइनें, ये दक्षिण तक होती है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि साउथ। अब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में ये जो हमें 0 दिखाई दे रहा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में, अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है के बीच दूरी, औसत दूरी है वो 111 किलोमीटर है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो औसत दूरी है वो 111 किलोमीटर है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भूमध्य रेखा के निकट 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 110.569 किलोमीटर,
तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, राउंड फिगर में हम इसको ले लेते हैं 111 किलोमीटर, यानी कि दो अक्षांशों के बीच में दूरी वो कितनी होती है 111 किलोमीटर। और जैसे ही हम इस लाइन से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं वो दूरी लगभग बराबर रहती है, सिर्फ आधे किलोमीटर का फर्क है पड़ता है। अब इसके बाद में देखो अक्षांश क्या होते हैं, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है दक्षिण, इस प्रकार की लाइनें मिलती है। उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई लाइनों को देशांतर कहते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई लाइनों को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। भूमध्य रेखा हमने बीच में रख ली है, ये 0 डिग्री की, समझ आ जाएगा आपको। अब ये भूमध्य रेखा है, ये देशांतर रेखा हो गई 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। अब फर्क क्या है कि भूमध्य रेखा के निकट दो देशांतरों के बीच की दूरी, जैसे ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री देशांतर, ये 3 डिग्री देशांतर, तो भूमध्य रेखा के निकट दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होगी 111 किलोमीटर। अब हमें ये लग रहा है कि अक्षांश भी हमने, अक्षांशों के बीच भी दूरी 111 किलोमीटर बताई थी और देशांतरों के बीच भी दूरी 111 किलोमीटर बताई जा रही है, लेकिन उसके बाद में देखो भूमध्य रेखा के निकट दो देशांतरों, भूमध्य रेखा के निकट दो देशांतरों के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। लेकिन जैसे ही हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी, अब ये देखो यहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, उसके बाद में धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है और यहाँ पर ये देशांतर रेखा आपस में मिल जाती है। तो जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं, दो देशांतरों के बीच में दूरी है वो कम होती जाती है। अगर अक्षांशों की तरह दो देशांतरों की दूरियां भी समान रहती तो भारत की जो चौड़ाई है वो भी 3214 होती। अब भारत के साथ प्रॉब्लम यही है क्योंकि भारत है कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश। अब भारत की स्थिति इस कर्क रेखा के निकट है और जैसे जैसे मैंने कहा उत्तर की ओर जाते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है और भारत के निकट दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर से घटकर 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर रह जाती है। इसलिए भारत की चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है और अक्षांशों के अनुसार जो लंबाई है वो 3214 है। ये डिफरेंस इसने पूछा था इसमें। दूसरा है भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा क्यों दिया जाता है। अब भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं कि महाद्वीप का एक छोटा रूप या छोटा स्थल भाग जिसमें सभी प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हो वो उपमहाद्वीप कहलाता है। अब सभी प्रकार की विभिन्नताओं का अर्थ है चाहे प्राकृतिक विभिन्नता या मानवीय विभिन्नता है। अब हिमालय पर्वत है, उत्तर में हिमालय पर्वत है, भारत को सभी एशिया के शेष देशों से अलग करता है। तो जितनी एक एशिया महाद्वीप में विविधता पाई जाती है उतनी ही अकेले भारत में विविधता पाई जाती है। इसके अलावा भारत आज जितना भारत देख रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल जो हम देख रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इससे बहुत अधिक था क्योंकि ये पूरा पाकिस्तान भारत में था। यहाँ पर काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी, वहाँ तक भारत का क्षेत्र फैला हुआ था। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे के सारे भारत के ही क्षेत्र थे। तो भारत है वो बहुत बड़ा भूखंड था या स्थल खंड था। कर्कवृत्त भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटता है। ये है कर्क रेखा, उत्तर से पूर्व से पश्चिम, ये कर्क रेखा और भारत को 2 भागों में बांट रही है। ये भारत का उत्तरी भाग हो गया, ये भारत का दक्षिण भाग हो। कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब इसने एक बात और पूछी है, इन दोनों भागों की संक्षिप्त भौतिक जानकारी दीजिए। अब भौतिक में क्या है कि जो उत्तरी भाग है वो कर्क रेखा के उत्तर में फैला हुआ है और ये पूर्व से पश्चिम के विस्तृत है और यहाँ पर ऊंचे पर्वत और विशाल मैदान है। ये पूरा मैदान है और ये उत्तर की ओर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ऊंचे पर्वत आ गए। दक्षिणी भाग क्या है, कर्क रेखा के दक्षिण में त्रिभुजाकार है। अब ये देखो इसकी आकृति क्या होगी, त्रिभुज जैसी आकृति हो गई। इसके पश्चिम में यहाँ पर अरब सागर है, अरब है सागर, और पूर्व में कौन सी है, बंगाल की खाड़ी, इसकी आकृति है, दक्षिण भारत की आकृति है। और यहाँ पर कौन सा है, हिंद महासागर है। दक्षिण की ओर यह संकीर्ण हो जाता है। उसके बाद में है कि भारत के लिए हमें एक मानक मध्यमान रेखा की आवश्यकता क्यों होती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले तो ये क्या होता है कि सूर्य है वो पूर्व में निकलता है, ये है पूर्वी भाग, पूर्व है, सूर्य यहाँ से निकलता है सबसे पहले पूर्व में, ये हो गया सन। अब ये पूर्व निकल कर यह कहाँ जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। सूर्य है वो देशांतरों के अनुसार चलता है,
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से देशांतरों को पार करता है। अब सूर्य है वो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। सूर्य 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लेता है? 4 मिनट का। अब भारत का देशांतरीय विस्तार हमने कितना पढ़ा था? लगभग 30 डिग्री। तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक सूर्य आता है तो वो 30 डिग्री देशांतर को पार करके आता है। तो 30 डिग्री गुणा 4 कितना हो गया? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। अब सूर्य है वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लेता है। मान लो कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर सूर्य 5 बजे सुबह निकल जाता है, तो गुजरात में कब निकलेगा? 7 बजे। अब घड़ियाँ तो सूर्य के अनुसार चलेगी। तो इस विविधता को समाप्त करने के लिए, प्रशासनिक एकता को या प्रशासन को सरल रूप से चलाने के लिए भारत ने एक मानक रेखा मान ली, जो कि यहाँ से 82.5 डिग्री है। कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर है। अब भारत की जो घड़ियाँ है वो इसी अनुसार चलती है। अब इसका ये नहीं है कि सूर्य अरुणाचल प्रदेश में पहले निकलेगा तो वहाँ पर समय जो घड़ियाँ हैं वो सूर्य के अनुसार चलेगी, ऐसा नहीं है। अब भारत की घड़ियाँ जो है वो सिर्फ इस लाइन के अनुसार चलती है। और अगर ऐसा ना होता तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सूर्य 5 बजे निकलता है सुबह, तो सूर्य यहाँ पर शाम को 5 बजे 5 PM अस्त हो जाता, छिप जाता, अंधेरा होना शुरू हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता? 7 PM अंधेरा होना शुरू होता। भारत का इतना अधिक विस्तार है, दोनों ओर सीमाएं लगती है। इधर चीन की सीमाएं, म्यांमार की सीमाएं लगती है, इधर पाकिस्तान की सीमाएं लगती है। अगर कोई सूचना यहाँ से वहाँ तक या वहाँ से यहाँ तक पहुँचानी हो, जैसे यहाँ पर 7 बजे है, 6 बजे अगर कोई सूचना अरुणाचल प्रदेश पहुँचानी हो तो वहाँ पर तो ऑफिस बंद हो जाएंगे। इस प्रशासनिक व्यवस्था को इस सरल रूप से चलाने के लिए हमें एक लाइन खींची गई, जिसको कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसको मानक समय माना गया, इसको IST भी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक है समय। उसके बाद में है कि अहमदाबाद और कोलकाता में मध्यमान का सूर्य वर्ष में 2 बार ठीक सिर के ऊपर चमकता है। कहाँ पर? अहमदाबाद। यहाँ पर है अहमदाबाद और यहाँ पर है कोलकाता। 2 बार जो है वर्ष में 2 बार सूर्य है वो सिर के ऊपर चमकता है, जबकि दिल्ली में ऐसा नहीं होता। अब सीधी सी बात है, कारण यही है कि अहमदाबाद और कोलकाता दोनों किसके निकट है? इस कर्क रेखा के निकट है। 21 जून को सूर्य है वो कहाँ पर होता है? इस कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर चमकता है। दिल्ली कहाँ पर है? दिल्ली से उत्तर में रह जाती है, तो सूर्य सिर के ऊपर नहीं चमकेगा। सिर का ऊपर कैसे चमकता है? जब हम खड़े हैं तो हमारी जो परछाई है वो हमारे पैरों में बननी चाहिए। जब हमारी परछाई हमारे पैरों में बनती है तो इसका मतलब है कि सूर्य है वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर चमक रहा है। और ऐसा कहाँ होता है? अहमदाबाद जो कि गुजरात में है और कोलकाता जो कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के महामार्ग पर भारत की स्थिति अनुकूल है। अब भारत एक विकसित तो नहीं लेकिन विकासशील देश है। भारत एक विकसित नहीं है लेकिन विकासशील देश है। फिर भी बहुत से जो जलयान है वो कहाँ से गुजरते हैं? भारत के दक्षिण से होकर गुजरते हैं। भारत के पूर्व में यहाँ पर कौन कौन से देश हैं? भारत के पूर्व में म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना से भी अगर यूरोपीय लोग व्यापार करते हैं तो चाइना यहाँ पर है, तो यहाँ से घूमकर है वो सारे जहाज कहाँ से आते हैं? भारत के दक्षिण से होकर आते हैं। दूसरा एक क्या हो गया कि एक स्वेज नहर बन गई है। स्वेज नहर के बनने से सारे जहाज है वो कहाँ से होते हैं? अरब सागर से यहाँ से निकट कर होकर जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत है एकमात्र हिंद महासागर के शीर्ष पर एकमात्र ऐसा देश है जो कि शक्तिशाली देश है, और दूसरे देश है वो छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे देश है और गरीब देश है। लेकिन भारत है वो विकासशील और शक्तिशाली देश है। एक स्वेज नहर का भी जिक्र आया है कि स्वेज मार्ग तथा आशा अंतरिक्ष मार्ग द्वारा यूरोप, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। स्वेज नहर का मैंने आपको बता दिया, बाद में जो वर्ल्ड का मैप करेंगे तो आपको करवा दिया जाएगा। स्वेज नहर है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है और अरब सागर से होकर सारे जहाज जाते हैं। आशा अंतरिक्ष का इसने नाम लिया है। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी भाग है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप अगर आप मैप पर देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी भाग जो है वो आशा अंतरिक्ष कहलाता है। तीसरा है पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया को जाने वाले समुद्री मार्ग। पूर्व को आपको बता दिया कि यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया ये सारे भारत के पूर्व में है। और ऑस्ट्रेलिया जो कि लगभग है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ से जितने भी जलमार्ग जाते हैं वो भारत से होकर ही जाते हैं, भारत के दक्षिण से होकर जाते हैं। फिर है भारत के संसार के अन्य देशों के साथ प्राचीन काल से संबंध रहा है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
भारत के संसार के अन्य देशों के साथ प्राचीन काल से संबंध रहा है। उदाहरण देने इसमें, अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत का संबंध है वो प्राचीन काल से, क्योंकि भारत प्राचीन समय में एक सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि भारत में सभी प्रकार के संसाधन थे और सभी प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर बनती थी जिनका कि व्यापार है भारतीय लोग दूसरे देशों के साथ करते थे। अब दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो स्वाभाविक है उनके साथ अच्छे संबंध हो तभी उनके साथ व्यापार किया जा सकता है। तो विश्व के ये संबंध समुद्री मार्गों से न होकर भूभागों से था। आपने एक दर्रा शब्द मैंने आपको बताया भी होगा, दो ऊंचे पर्वतों के नीचा स्थान। तो ये जो ऊंचे पर्वत है यहाँ पर कुछ एक नीचे स्थान है जहाँ से होकर भारत के लोग हैं वो अरब लोगों के साथ व्यापार करते थे। ये एक रेशम मार्ग का नाम आपने सुना होगा, चीन से होकर यूरोप तक जाता था, उसके द्वारा भी भारत है वो व्यापार करते थे। अब इन प्राचीन काल से विचार और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। जब हम एक देश से दूसरे देश में या एक समाज से दूसरे समाज की ओर जाते हैं, सामान लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर विचारों का भी आदान प्रदान होता है, संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। तो इन्हीं मार्गों से भारत के विचार है, चाहे रामायण है, पंचतंत्र है, महाभारत है, उपनिषद है, जो कि दूसरे देशों को भी इस बारे में भारत ने समझाया था और वहाँ भी अनेक चीज़ें, अनेक सामान, अनेक विचार जो कि नए नए विचार है भारत में लेकर आए थे। भारत का देशांतरीय विस्तार है कितना है, अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 30 डिग्री है। ये गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। और ये गुजरात अरुणाचल प्रदेश है भारत के पूर्व में है, यानी कि यहाँ पर स्थित है, और गुजरात है भारत के पश्चिम में स्थित है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात, कन्याकुमारी दिन रात है की अवधि में अंतर क्यों है? ये है कन्याकुमारी तमिलनाडु के दक्षिण में। अब अंतर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके दक्षिण में एक है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। अब भूमध्य रेखा और कन्याकुमारी के बीच में कितनी दूरी है? 876 किलोमीटर। ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, दोनों के बीच में दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। ऐसा माना जाता है कि पूरे वर्ष सूर्य की किरणें हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो कन्याकुमारी तक भी सूर्य की किरणें हैं, यहाँ पर पूरे वर्ष गर्मी बनी रहती है। इसका कारण यही है कि यहाँ पर भी सूर्य किरणें सीधे पड़ती है, जबकि उत्तरी भारत में सूर्य किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। सूर्य जितना दूर होगा उसकी किरणें उतनी ही ज़्यादा तिरछी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोपहर के समय जब सूर्य हमारे सर के ऊपर होता है तो सूर्य की किरणें यानी कि सिर पर पड़ती है तो परछाई हमारे पैरों में बनती है। शाम या सुबह, इवनिंग या मॉर्निंग जब भी सूर्य है वो तिरछा होता है, उसकी किरणें तिरछी पड़ती है तो हमारी परछाई भी तिरछी पड़ती है। इसी प्रकार जो सब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है तो यहाँ पर कन्याकुमारी पर उसकी किरणें है वो सीधी पड़ती है, जबकि दिल्ली की ओर है उसकी किरणें है वो तिरछी पड़ती है। दिल्ली से कश्मीर का जिक्र है, कश्मीर में और ज़्यादा तिरछी पड़ती है, इसलिए दिन रात का अंतर उसमें होता है। फिर यह कारण बताना है कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकल चुका है तो गुजरात में अभी अंधेरा होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है तो गुजरात में 2 घंटे के बाद सूर्य निकलता है। अहमदाबाद में वर्ष में 2 बार सूर्य सिर के ऊपर चमकता है। ये बात हमारे सामने आ चुकी है कि अहमदाबाद है वो कर्क रेखा के निकट है और कर्क रेखा पर सूर्य है वो कुछ दिनों के लिए सीधा सूर्य किरणें है वो सीधी पड़ती है। मेघालय का ये नाम क्यों रखा गया था? अब मेघालय कहाँ पर है? ये भारत के पूर्व में स्थित है, यहाँ पर है। ये इसकी 3 यहाँ पर पहाड़ियाँ भी है, गारो, खासी और जयंतिया। मेघालय का अर्थ क्या होता है? मेघालय का अर्थ होता है मेघों का घर या मेघों का आलय। उसके बाद में देखते हैं मेघों का आलय। अब मेघों का आलय, उसके बाद में मेघों को क्या कहते हैं? बादल। मेघों को क्या कहते हैं? बादल। आलय का अर्थ क्या होता है? घर, यानी कि मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। क्यों कहते हैं इनको? एक किसी अंग्रेज विद्वान ने कहा था कि मेघालय में बादल बरसते नहीं बल्कि पानी को उड़ेलते हैं। उड़ेलते का मतलब जब किसी बर्तन से हम अचानक से पानी गिरा देते हैं उसको उड़ेलना कहते हैं। इसी प्रकार की स्थिति मेघालय में, क्योंकि पता नहीं कब यहाँ पर बादल पानी को उड़ेलने लगे या कब बादल फट जाए और अचानक से वर्षा होने लगे। उसके बाद में भारत को प्रायः उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? पहले हमारे सामने आ चुका है। भारत का स्थलीय विस्तार बहुत अधिक था क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में काबुल तक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जो कि भारत में ही सम्मिलित थे, बहुत बड़ा स्थलखंड था। और भारत में प्राकृतिक और सांस्कृतिक या मानवीय विविधता भी बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आपके
शॉर्ट क्वेश्चन हो गए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से है। अगर फिर भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है तो आप बता देना कि वेरी शॉर्ट का कौन सा क्वेश्चन आप में दिक्कत आ रही है। थैंक यू।